नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अरुण झा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इंजीनियर्स पॉइंट चैनल सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम लोग कंप्लीट जेवी गुप्ता बुक की सॉल्यूशन बहुत अच्छे से यहां पे समझ रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 148 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यहाँ पर मैं आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो हम लोग लेते हैं 150 क्वेश्चन और उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आपको याद रखना है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आगे वीडियो चलकर सभी प्राइवेट हो जाएंगे। जब तक आप इसको देख रहे हैं कुछ ही समय तक के लिए पब्लिश है। ओके, तो पब्लिक मैंने किया हुआ है ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। इसके बाद सभी आपके प्राइवेट कर दिए जाएंगे। तो आप इस कंप्लीट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कंप्लीटली इसको देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फिगर शोज अ MOSFET with an integral body diode. It employ as a power switching device in on and off state through appropriate control, then on and off state of the switch. तो एंड ऑन एंड ऑफ स्टेट के लिए कौन सा डायग्राम सत्य होगा? तो यहां पर देखिए आपको एक मॉसफेट दे दिया गया, एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का एक अरेंजमेंट दे दिया गया इस तरीके का, और यहां पर ये आपका होता है ऊपर ड्रेन, नीचे आपका होता है सोर्स, जिसके बीच में एक अपोजिट डायोड भी लगा दिया गया। तो आपको पता है यहां पर जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई होती है आपकी बीडीएस। कौन सी सप्लाई होती है दोस्तों? ये सप्लाई होती है आपकी बीडीएस। तो जो बीडीएस दी होती है, और यहां पर हमारे पास इनपुट होता है जिसमें हम लोग देते हैं आईजी गेट करंट। तो बात आती है कि ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जब भी हम मॉसफेट को ऑन करना होता है तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देना पड़ती है। जब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव देंगे तो यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यानी कि दोनों स्थिति में बीडीएस की वैल्यू तो आपके पास जीरो होगी। दोनों स्थिति में बीडीएस की वैल्यू कैसी होगी? जीरो। अगर हम आईजी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर कर दें तो इसमें मॉसफेट ऑन स्टेट में चला जाएगा। बट अगर आईजी की वैल्यू हमारी इससे कम है तो ये ऑफ स्टेट में चला जाएगा। तो ये ऑन स्टेट को दर्शाएगा और ये ऑफ स्टेट को दर्शाएगा जब आईजी की वैल्यू आपकी जीरो से कम है, और आईजी की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो ऑन स्टेट को दर्शाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो अगर आईजी की वैल्यू ग्रेटर है यानी कि ऑन स्टेट में है, यानी कि यहाँ पे ऊपर आईजी होगा, यहाँ पे बी होगा, और नीचे है तो आईजी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, यानी कि ये ऑन स्टेट को दर्शा रहा है और नीचे वाला आपका ऑफ स्टेट को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हमें एक अरेंजमेंट पता होना चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से देखें, आगे बीडीएस में हमें यहाँ पर क्रॉस दे दिया गया या लेफ्ट या राइट के फॉर्म में। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि बीडीएस यहाँ पर जीरो है, और जब बीडीएस की वैल्यू जीरो होती है उस स्थिति में बीजीएस कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पर इस साइड में राइट में ये पोल्स मिल जाता है। ये आपको और भी डिटेल में अगर समझना है तो ये पोल जीरो डायग्राम एक्सप्रेशन है मॉसफेट स्ट्रक्चर का, जो मैंने बीजेटी मॉसफेट पढ़ाए हैं उसमें बेसिक मैंने बताया है कि एनहांसमेंट मॉसफेट और डिप्लीशन मॉसफेट सारे मॉसफेट की कंडीशन होती है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से इसमें बोला गया है द अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच एम्प्लॉय इन अ पावर इलेक्ट्रॉनिक। जो अनकंट्रोल्ड डिवाइस होगी, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो अनकंट्रोल्ड डिवाइस होती है वो है डायोड। जैसे ही हम इसमें फॉरवर्ड बायस देंगे तो ये डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा तुरंत, और इसमें किसी भी प्रकार का फायरिंग एंगल नहीं होता। तो फायरिंग एंगल दैट मींस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जीरो होती है किसमें? डायोड के केस में। किसमें होगी दोस्तों? डायोड के केस में। जबकि थायरिस्टर की बात करेंगे या हम मॉसफेट की बात करेंगे या बीजेटी की बात करेंगे तो ये सभी कंट्रोल डिवाइस होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें फायरिंग एंगल क्रिएट हो जाता है। थायरिस्टर में तो होता ही है। तो अनकंट्रोल आपसे पूछा गया था, तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके सामने है। इसमें इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन दे दिया जिसमें डायोड के साथ आपका इंडक्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डायोड के साथ अपने पास एक इंडक्टर यहाँ पे लगा दिया गया। ऐसा क्वेश्चन अभी एक और आगे देखेंगे। यहाँ पर तो अपन को वेव फॉर्म से क्वेश्चन दे दिया गया, और इसमें बोला है एल की वैल्यू है आपके पास 0.1 अपॉन पाई। एल की वैल्यू कितनी है?
0.1 अपॉन पाई, ठीक है। और यहाँ पर ये डायोड है जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है BD, ठीक है। और आपसे बोला गया जो BH सप्लाई है वो 10 sin 100 पाई टी है। कितना है यहाँ पे 10 sin 100 पाई टी, ओके, ये आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन ने पूछा है अंडर द आइडियल कंडीशन द करंट वेवफॉर्म थ्रू द इंडक्टर विल लुक लाइक। तो करंट की वेवफॉर्म क्या होगी, अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखें, जो चार ऑप्शन अपन को दिए गए हैं तो सबके टाइम डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। आप अगर टाइम ड्यूरेशन देखें तो 0 से 5 10 आप देख सकते हैं 10 के गैप में पहले ऑप्शन में कितना गैप दिया गया है ना, दूसरे ऑप्शन में 0 से 10, फिर अगला देख सकते हैं 0 से 20 और अगला देख सकते हैं फिर 0 से 10 और 10 से 20 कुछ नहीं और फिर 20 से 30 दिया, 30 से 40 कुछ नहीं, इस प्रकार से दिया गया। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, देखिए हमारे पास जो नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है निकालने के लिए अपन को फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है। इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी बोलिए 50 हर्ट्ज। तो देखिए क्वेश्चन जो है 50 हर्ट्ज से ही हो जाएगा, यहाँ पे आपको करंट नहीं निकालना, यहाँ पे हमें वेव फॉर्म बताना है कौन सी सत्य होगी। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करूँ t बराबर 1/f होता है और f की वैल्यू होती है 1/50 और 50 ये दिया गया है, यानी कि अगर हम ऊपर 100 का गुणा कर दें या 1000 का गुणा कर दें, नीचे 1000 कर दें तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार आपका ये जाएगा 20 टाइम्स और 1000 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब हो गया दोस्तों 20 मिली सेकेंड। तो हमें ये देखना है किस वेव फॉर्म में आपको 20 मिली सेकेंड का डिफरेंस दिया गया एक एक वेव फॉर्म, है ना, चाहे वो ऑन स्टेट हो चाहे वो ऑफ स्टेट हो। तो इस प्रकार से ये, ठीक है। तो ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है, एक रेक्टिफायर है। तो इस प्रकार से आपको मिल गया कितना है ये 20 मिली सेकेंड, फिर अगला 20 मिली सेकेंड, इस तरीके से यानी कि 0 20 40 60 इस प्रकार से हमें ये क्रम से दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना। बहुत ही बेसिक लेवल के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं जो कि देखने में टफ लगेंगे, बट इसको हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग देख रहे हैं तुरंत तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर मजा आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं जो देखने में टफ लग रहा है लेकिन है इजी। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो अपन को एक चीज देखना पड़ेगी कि अगर यहाँ पे हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि वेरिएबल कंट्रोल थायरिस्टर या वेरिएबल कंट्रोल रिएक्टर, वेरिएबल कंट्रोल रिएक्टर, तो वेरिएबल कंट्रोल रिएक्टर में हम लोग वेरिएबल इंडक्टेंस का इस्तेमाल करते हैं और वेरिएबल इंडक्टेंस का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इसका फेस एंगल 90 to 180 होता है। कितना होता है दोस्तों 90 to 180। एक हमारे पास होता है फिक्स्ड कंडक्टर और इसी फिक्स्ड कंडक्टर को या फिक्स्ड कंडक्टिंग रिएक्टर को या इसे बोलते हैं फिक्स्ड इंडक्टर या इंडक्टेंस, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपके पास वेरिएबल इंडक्टेंस, ये हो गया आपके पास फिक्स्ड इंडक्टेंस, दो प्रकार के हमारे पास होंगे। और इस केस में अगर फिक्स्ड इंडक्टेंस की बात करती है तो इसका जो फेस होगा वो आपका 0 से लेके 90 तक होता है, यानी कि जो फायरिंग एंगल है वो हमें कितना मिलता है दोस्तों 0 से लेके 90 के बीच। तो ये तो होगा कुछ बेसिक पॉइंट। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो वेरिएबल कंट्रोल रिएक्टर की बात कर दी गई तो इसमें क्या लगा होगा, वेरिएबल इंडक्टेंस लगा होगा, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर द फायरिंग एंगल ऑफ अ थायरिस्टर इज टू बी कंट्रोल इन द रेंज ऑफ। तो थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर है तो ये कितनी रेंज में आएगा 90 to 180। तो ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, देख पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया गया है अ थायरिस्टर कंट्रोल इंडक्टर विल वर्क एज अ वेरिएबल इंडक्टर, ठीक है। तो ये सॉरी इस स्थिति में कब काम करेगा, तो यहां पर अपन से बोला गया है वेरिएबल इंडक्टेंस के बारे में और फिक्स्ड के बारे में। तो वेरिएबल इंडक्टेंस है तो आपको पता है मोर देन 90 हो जाएगा, और फिक्स्ड है तो लेस देन 90 और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, मोर देन 90 यानी कि ग्रेटर देन 90 किस में हो जाएगा, वेरिएबल, और फिक्स्ड वाले में पूछे जाएगा तो लेस देन और इक्वल टू 90। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द थर्ड हार्मोनिक करंट बी फिल्टर्ड इन अ थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर। तो थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर में हम थर्ड हार्मोनिक को कैसे हटा सकते हैं। तो स्टार बराबर आपको पता है del/3 होता है। इसका मतलब अगर ये थर्ड हार्मोनिक को रिमूव करना है, थर्ड हार्मोनिक को अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए एक डेल्टा हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन अ थायरिस्टर या इन अ सर्किट, ठीक है, आपको कंडीशन दे दी गई कि स्विच कनेक्ट होगा, V0 बराबर पे 0 होगा और आपका जो IL 0 पे 0 होगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में BC कितना होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में BC कितना होगा। आपको मैं छोटी सी एक जानकारी दे दूं, यहाँ पर अगर अपने पास थायरिस्टर डायोड है या थायरिस्टर है, इंडक्टेंस यहाँ पे लगा दिया गया, ये अपने पास कैपेसिटेंस है और यहाँ पर आप सप्लाई दे रहे हैं 200 वोल्ट का। कितना सप्लाई दे रहे हो दोस्तों, 200 वोल्ट का। ये अपने पास कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। हमें मालूम है कि स्टेडी स्टेट की कंडीशन में जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जबकि कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो हमारे पास सर्किट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये ओपन सर्किट के फेस में। यानी कि यहाँ पर ये जो 200 वोल्ट सप्लाई दे रहे थे, पूरा का पूरा आपको इस पॉइंट पर 200 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस BC की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 200 वोल्ट। इसका मतलब ये 200 वोल्ट पर ये सैचुरेशन कर जाता है। तो ये 200 वोल्ट पर क्या कर जाएगा, सैचुरेशन, यानी कि कैपेसिटर जो चार्ज होगा वो 200 वोल्ट पर फुली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 200। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सोलर सेल है जिसमें आपका 350 वोल्ट फीडिंग की जाती है पावर। यानी कि सोलर सेल ईएमएफ कितना है आपका, 350। सोलर सेल ईएमएफ 350 है। सोलर सेल का इसमें आगे क्वेश्चन बोला गया है, ये कनेक्ट करता है सप्लाई 440 वोल्ट पे। यानी कि यहां पर जब ये कनेक्ट करेगा तो Vrms बराबर आपको दिया है 440 वोल्ट और Vrms बराबर होता है Vm/√2। तो Vm बराबर आपको मिल जाएगा 440√2। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से दिया जा रहा है मैं उसी प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं उसको। आगे लिखा है 50 हर्ट्ज थ्रू अ 3 फेज फुली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर। यानी कि ये जो Vrms ये किस में दिया, 3 फेज ब्रिज कंट्रोलर, 3 फेज ब्रिज कंट्रोलर आपको ये दिया गया है, 3 फेज ब्रिज कंट्रोलर दिया गया है। दोस्तों इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है आउटपुट का, Vout इक्वल्स टू 3Vm अपॉन पाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो Vm की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, हमें Vout चाहिए। क्वेश्चन में और आपको क्या दिया गया, और आपको दिया गया है कि ये कनेक्ट करते हैं सोलर सेल से, जिसमें जो आपका मेंटेन डीसी करंट है वो 20 एम्पियर है और सोलर सेल का रेजिस्टेंस 0.5 एम्पियर है, 0.5 ओम है। यानी कि 0.5 ओम आपको दे दिया सोलर रेजिस्टेंस और इसमें एक डीसी करंट जो प्राप्त हो रही है वो है आपके पास कितना, ये आपको 20 एम्पियर। तो अगर हम लोग इसमें एक आउटपुट वोल्टेज फाइंड करें, आउटपुट वोल्टेज क्वेश्चन में फाइनली देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि द थायरिस्टर विल बी रिवर्स बायस फॉर अ पीरियड ऑफ। तो अगर ये रिवर्स बायस में लगा होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। तो -V0 बराबर E माइनस IA हम लोग यहाँ पे कर देंगे। E की वैल्यू है 350 -20 इंटू 0.5, तो ये आपको मिलेगा 340 और V आउट यहाँ पे जनरली मिल जाएगा -340 वोल्ट। तो ये -340 वोल्ट आपको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिल गया, जो कि कंट्रोलर के साथ लगा होगा, 3 फेज ब्रिज कंट्रोलर के साथ लगा होगा। तो -340 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 3 है। Vm की वैल्यू आपके पास 440√2 अपॉन पाई है और ये आपके पास कॉस अल्फा। तो एक्चुअली मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि जब सॉल्व करेंगे हम कॉस इनवर्स निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू आती है 124.85 समथिंग, दैट मींस इट इज इक्वल टू द 125। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे आंसर अपने पास 125 होगा क्योंकि ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है 125। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कंडीशन की, कि यहाँ पर रिवर्स बायस के केस में पूछा गया दोस्तों, तो इस बात का केयर करना है अपन को, थायरिस्टर विल बी रिवर्स बायस फॉर द पीरियड ऑफ, सो थायरिस्टर इन रिवर्स बायस है ना, थायरिस्टर इन रिवर्स बायस, सो फायरिंग एंगल जो हम लोग लेंगे ये कितना 180 माइनस अल्फा पे। तो यानी कि 180 माइनस 125, तो 180 माइनस 125 करोगे तो दोस्तों आपको मिल जाएगा 55। क्या मिलेगा 55। तो ये किस केस में, रिवर्स बायस के केस में। अगर फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ पे लिखा रहता या पॉजिटिव साइकिल करके कुछ लिखा रहता तो आपका 125 हो जाता, लेकिन नेगेटिव साइकिल या रिवर्स बायस कुछ लिखा है तो आप समझ जाएंगे 180 माइनस करना है। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो पाते और 99% चांसेस होते हैं कि ये गलत हो जाता है या लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको स्कोर करना है तो छोड़ना नहीं है
और आप एक एक चीज़ समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है, समझ में अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस करोगे और भी बढ़िया होगा। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और अच्छे कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो में लेकर आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जेवी गुप्ता का सॉल्यूशन दे रहा हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पूरे यूट्यूब पर धमाका किसी ने नहीं किया है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जब इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है और प्यारा सा कमेंट बनता है, दिल के साथ भेजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ हाफ कंट्रोल सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइंग अ आरएल लोड। ठीक है, फायरिंग एंगल अल्फा दे दिया, लोड करंट इज कंटिन्यूअस, द फ्रैक्शन ऑफ द साइकिल दैट फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट इज। देखो भैया, डायोड फॉर्मूला है, इसकी पूरी थ्योरेटिकल एनालिसिस है, आप इसको याद रख लेंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड जब भी हम यहाँ पे लगाएंगे तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने पर, कंडक्ट करने पर, इसमें जो फ्रैक्शनल ऑफ साइकिल आती है उसकी वैल्यू होती है अल्फा वाई पाई। कितनी होती है? अल्फा वाई पाई। तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, अल्फा वाई पाई आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 160 क्वेश्चन देखते हैं। 160 क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर अपन को इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी, टोटल अपन को ओवरऑल टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने, एक थायरिस्टर है जिसमें थायरिस्टर टी और इंडक्टर एल और सी को लगा दिया गया है। ठीक है, टी कंडक्ट, तो आपके पास देखिए टी कंडक्ट कब करेगा, एक होता है टर्न ऑफ टाइम, एक होता है टर्न ऑन टाइम। तो टी कंडक्ट है ना, टी कंडक्ट, तो कंडक्ट टाइम क्या होता है? फॉर्मूला पाई अंडर रूट एल सी। तो पाई अंडर रूट एल सी, पाई अपने पास ये है, एल की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, एल की वैल्यू कितनी है? 100 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर 100 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6। इसमें करेंगे, ये भी आपको सी की वैल्यू दी गई 100 अपॉन पाई 10 की पावर -6, तो 100 अपॉन पाई 10 की पावर -6, तो ये बाहर आ जाएगा तो हमें मिलेगा पाई इंटू 100 अपॉन पाई इंटू 10 की पावर -6। दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 100 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड। तो हम लोग इसमें निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा आपके पास 100 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो 100 माइक्रो सेकेंड आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फॉर द फायरिंग एंगल ऑफ अ 60 डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। भैया अपने को क्या दिया? हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर दैट मीन्स थायरिस्टर लगा है, अनकंट्रोल लिखा दैट मीन्स डायोड लगा है। ठीक है भाई, 60 डिग्री दे दिया गया और आपसे बोला है फ्रॉम 220 वोल्ट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितनी दे दी? वी आरएमएस बराबर दे दिया है इसमें 230 वोल्ट। तो आपको पता है वी आरएमएस बराबर क्या होता है? वीएम बाय रूट 2। तो वीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 230 √2। कितनी होगी? 230 √2। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर अपने पास, हाफ वेव है फुल वेव, एक बार क्या करिए, तो यहाँ पे लिखा है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में फॉर्मूला होता है वी आउट इक्वल्स टू वी एम अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एल्फा। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो 2Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस एल्फा आप कर देते। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, Vm है 230, ये √2 अपॉन पाई ये 1 कॉस 60, और आपको पता है कि कॉस 60 होता है 0.5 यानी कि 1.2 है ना, ये सॉरी 0.5, ये 1.5 होगा। इसको हम पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पश्चात आपको मिलेगा 77.5 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आप सॉल्व करके देखेंगे, बिल्कुल सॉल्व करें। cos 60 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि 1.5, 1.5 का 230 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 345 इंटू 1.414 अपॉन 3.14, पूरा एवरेज सॉल्व करें 77.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, और इसमें बोला गया है कि अपने पास थायरिस्टर इज अ 120 डिग्री यानी कि ट्रिगरिंग एंगल दे दिया अपन को, है ना, फायरिंग एंगल। आगे बोला है एक्सटिंक्शन एंगल क्या होगा। हमें एक ढांचा दे दिया गया जिसमें ये थायरिस्टर को लगाया गया और इस थायरिस्टर के साथ यहाँ पर एक इंडक्टर लगा दिया गया। ठीक है, इसमें सप्लाई हम लोग क्या दे देते? Vs बराबर Vm साइन ओमेगा टी दे देते हैं। और आपसे बोला गया फायरिंग एंगल अल्फा है, ये फायरिंग एंगल अल्फा कितना दिया गया है इसमें? 120 डिग्री। तो एक्सटेंशन एंगल क्या होगा?
एक्सटिंक्शन एंगल क्या होगा। आपको एक्सटिंक्शन एंगल पूछा गया है। तो एक्सटिंक्शन एंगल क्या होता है? एक्सटिंक्शन एंगल ऐसा एंगल होता है जिस पर कोई भी वेवफॉर्म फिनिश्ड हो जाती है, तो इसको हम कुछ भी नाम बीटा नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे देंगे? बीटा। और कंडक्शन एंगल आपका होता है बीटा माइनस एल्फा। तो जो एक्सटिंक्शन एंगल है माइनस फायरिंग एंगल है, इसके डिफरेंस को हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन एंगल। तो आपसे वो भी पूछ सकता था। खैर हम लोग इस पे बात करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जब भी इंडक्टर लगा होगा तो उस स्थिति में अपने पास करंट निकाला जाता है, जबकि वोल्टेज तो आपको सेम मिलेगा। आपको पता है Vs बराबर क्या होता है? Vm साइन ओमेगा टी। Vs बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला जाए तो ये वोल्टेज आपका Vs के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इसका मतलब V नॉट आपका Vs के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू होगी Vm साइन ओमेगा टी। तो आपको पता है, तो V इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू V नॉट इक्वल्स टू डी आई बाई डी टी। इसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी आई बराबर वी नॉट और यहाँ पर अपने पास एल आ गया और ये आ गया डी टी। सॉरी, नीचे एल कर देंगे, वी नॉट अपॉन एल डी टी। तो अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लें, क्या लें दोस्तों? इंटीग्रेशन। तो आई बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी नॉट डी टी। और इस वी नॉट की वैल्यू होती है बी एम साइन ओमेगा टी। तो 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी एम साइन ओमेगा टी। जब भी हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर की बात कर रहे हैं, तो थायरिस्टर किसी फायरिंग एंगल अल्फा से चलता है। किससे चलेगा? अल्फा से। और कहाँ तक चलेगा? किसी पर्टिकुलर एंगल ओमेगा टी तक। किसी पर्टिकुलर एंगल ओमेगा टी तक ये चलता है। तो अल्फा से लेके हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा टी। किसी को आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। तो जब ये कंडीशन हमने ले ली तो यहाँ पर I बराबर वी एम अपॉन एल बाहर आ जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर हम लोग एक लिमिट रख देंगे, तो ओमेगा टी अल्फा से लेके ओमेगा टी। तो जब ओमेगा टी रखेंगे, एक बार हम रख देंगे इसमें अल्फा, तो यहाँ पर अपने पास कंडीशन मिल जाएगी I इक्वल्स टू वी एम अपॉन, क्योंकि देखिए इसको देखेंगे साइन ओमेगा टी का आया माइनस कॉस ओमेगा टी, अपॉन इसमें ओमेगा भी हो जाएगा तो वी एम अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पे रखेंगे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो अगर हमसे पूछा है एक्सटिंक्शन एंगल निकालिए, ध्यान से सुनेंगे, एक्सटिंक्शन एंगल वह एंगल है जहां पर कोई वेवफॉर्म फिनिश्ड होती। तो हमें मालूम है कि कहाँ पे वेवफॉर्म फिनिश्ड हो रही, तो हम इसमें इसको नाम दे दे रहे हैं बीटा, क्योंकि बीटा पे एक फिनिश्ड हो रही है, यही तो एक्सटेंशन एंगल है। तो ये बीटा चाहिए। तो देखिए मैं अब इसे बाद में लिख रहा हूं, क्यों? आपको समझाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते थे। तो यहां पर कंडीशन क्या होती है? कंडीशन दोस्तों क्या होती है? कंडीशन हमारे पास ये होती है कि करंट की वैल्यू जीरो होगी। कब? करंट की वैल्यू जीरो कब होगी? इनिशियली करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो अगर टाइम जीरो है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ये देखिए आई टाइम का फंक्शन है, तो आई बराबर जीरो इफ टी बराबर जीरो। तो आपको यहाँ पे टी तो दिख नहीं रहा, एक्चुअली ओमेगा टी ही टी है। ओमेगा टी जो है वही बीटा है, हम रख सकते थे उसमें, हालांकि ऐसी कंडीशन हमें नहीं दिख रही, डायरेक्टली ये दिख रहा है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला अपने पास बन गया, आपको विजिबल है या नहीं? क्लियरली आपको क्लियरली विजिबल है कि नहीं? हाँ जी क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। हमें इसमें दिख रहा है कि अगर ये कंडीशन में पुट करता हूँ तो यहाँ पे जीरो बराबर बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पे एक कंडीशन आ जाएगी कॉस बीटा बराबर कॉस अल्फा। और इस स्थिति में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर कॉस बीटा बराबर कॉस अल्फा मिल जाए तो बीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या बोला मैंने? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, ये इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है। अगर अल्फा की वैल्यू, अगर हम इफ n बराबर ले लें यहाँ पे 1, इफ n बराबर 1 ले लें तो बीटा बराबर आपके पास हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर आप इसको यहाँ देखें, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है? अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है 120। 120 मीन्स कितना है? पाई। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीटा बराबर 2 पाई कितना होता है? 360। तो 360 प्लस माइनस 120। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 360 माइनस 120 करोगे तो आएगा 240, और प्लस करोगे तो आएगा 480। तो आपके पास जो एक्सटेंशन एंगल है वो आ गए 240 और 450। क्या आ गए दोस्तों? ये आ गया आपके पास 240 डिग्री, और दूसरा आ गया आपके पास 450
80 डिग्री। ठीक है, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा सत्य होगा। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 240, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या दिया है 240, तो आपको कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन बहुत टफ भी हैं, ईजी भी हैं, कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का एक फिक्स्ड है। अगर एक बार सीख लोगे क्वेश्चन में बस वैल्यू चेंज होकर आएंगी पेपर में और कुछ नहीं होगा। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है सिर्फ कि हमेशा जब भी इंडक्टर लगा होगा, थायरिस्टर लगा होगा, जो भी हम सप्लाई देंगे कॉस बीटा बराबर कॉस एल्फा मिलेगा, तो हमेशा बीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा मिलता है। और फायरिंग एंगल जो भी दिया, चाहे 60 दे, चाहे 30 दे, चाहे 45 दे, आप सिर्फ 360 में प्लस माइनस करेंगे और उसके अनुसार आपको ऑप्शन पेपर में देखने को मिलेगा। आई होप, आशा है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे वीडियो ऐसे लाता रहूँ। ओके, चलिए इसको नोट करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, थैंक यू।